क्या हाल है साथियों। मैं हुई कास्टमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर 29 जनवरी वाले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए और प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है जैसे कि यूपीएससी का ईपीएफओ सभी के लिए, यूपीपीएससी एमपीपीएससी सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग करंट अफेयर आप लोग डेली इसको 6 बजे सुबह देख सकते हैं। देखिए, आज के जो मेन टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं। देखिए, पर्सनालिटी अपना गोविंद बल्लभ पंत, ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका तालिबान समझौता याद आ रहा है कुछ? मैंने आपको दोहा नाम से कुछ पढ़ाया था, दोहा की इंटरलिंकिंग एक्सरसाइज कराई थी। उससे रिलेटेड क्या अब नई डील होने वाली समझेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनी बांग्लादेशी सेना की टुकड़ी। ठीक। पुराने वाहनों के लिए केंद्र सरकार ने ग्रीन टैक्स की योजना बनाई है। हम देख सकते हैं, हमें हो सकता है देखने को मिले आपका बजट 2021 वाले में। ठीक। निर्माण कार्यों के लिए कृत्रिम रेत पॉलिसी, एम सैंड पॉलिसी बनाई गई है और इंटरनेट सस्पेंडेड हुआ है अंडर रेयरली यूज्ड एक्ट। अच्छा, आज जो है 29 तारीख है और आज आएगा इकोनॉमिक सर्वे जो है, हम लोग इसका जो है पूरा वीडियो सब कुछ इसका मिलेगा हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे, तो उसको देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही। ठीक। तो लेकिन आगे से बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जनरल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ का और यूपीएससी 2021 ईपीएफओ 2020 का जो है कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, जिसमें कि टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट होता है, फिर आपका जो है फुल लेंथ टेस्ट होता है। ईपीएफओ में तो वीकली टेस्ट भी होता है इम्प्रूवमेंट के लिए। इसके अलावा स्टडी मटेरियल्स, सिर्फ ये स्टडी मटेरियल आप लोग को फॉलो करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना, जितना बताया जाए बस उसको। ठीक। टेस्ट और स्टडी मटेरियल दोनों ही हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे। इसके अलावा एक डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है जिसमें 24 घंटे सातों दिन आप जो भी डाउट पूछो, जो भी आपको मदद चाहिए, उसमें हम लोग आपका लिए जो है हमेशा इसको जो है पर्सनल गाइडेंस देते हैं। ठीक। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो 8564880530 और 9696066089 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक। तो चलिए चलते हैं पहले अपने टॉपिक पे। गोविंद बल्लभ पंत जी से रिलेटेड है ये अभी। अच्छा, संदर्भ क्या है ये समझ लेते हैं। संदर्भ ये है कि अभी हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बिल्डिंग बन रही है, आप लोग को पता ही है। ठीक। तो क्या हो रहा है कि पुरानी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग से कई लोगों की जो महान भाव हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, और इन सब की जो मूर्तियां हैं, स्कल्पचर हैं, ठीक, वो स्टैचू हैं, इन सबको हटाकर अलग अलग जगहों पे लेके जा रीलोकेट कर रहा है। कौन? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी। ठीक। अभी गांधी जी की भी करी गई थी, अभी जो है क्या हुआ है कि गोविंद बल्लभ पंत जी की भी स्टैचू को रीलोकेट किया गया है। तो उसी रिलेटेड जो है ये संदर्भ, मतलब उसी कंटेक्स्ट में था ये न्यूज़ में। अब इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं बात क्या है। ठीक। देखिए, वही सारी चीज़ बताइए कि गांधी जी का भी अभी किया गया है अभी रीलोकेशन स्टैचू का। अच्छा, वल्लभ भाई पंत जी के बारे में जान लेते हैं कि इनकी पर्सनालिटी के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, और बाकी आयोग भी पूछ सकते हैं। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 में हुआ अल्मोड़ा के गांव में, और ये स्वतंत्रता सेनानी थे, आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक थे। और ये मतलब इनका पॉलिटिकल लीडर थे ये उत्तराखंड के, मतलब उस समय के यूनाइटेड प्रोविंस जो कि आज का यूपी है। यूपी से उत्तराखंड आपका अलग ही हो गया है, आप लोगों को पता ही है। ठीक। 2000 में इस्टेब्लिश इन्होंने हिंदी को जो है नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए भी काफ़ी कार्य किया था, लेकिन हो नहीं पाई। 1921 में, ठीक है, आफ्टर कौन सा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के बाद ये पॉलिटिक्स में गए, और ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा थी आपकी यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, उसके जो है उसमें चयनित होके गए। काशीपुर में इन्होंने एक प्रेम सभा बनाई, जो इसका जो है उद्देश्य क्या था कि कई सारे सुधारों पर काम करना। ठीक। यहीं से पूछ लेके बताइए प्रेम सभा किससे संबंधित है। ठीक। तो आप लोग को गोविंद वल्लभ पंत का नाम याद आना चाहिए। और स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। यूपीपीसीएस का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो सकता है फैक्ट। महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए पंत ने संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस में एक बड़े पैमाने पर नमक आंदोलन किया। ठीक है, जैसे कि दांडी मार्च हुआ फिर 1930 में नमक सत्याग्रह किया आपके गांधी जी ने, वैसे इन्होंने भी वल्लभ पंत जी ने भी जो है आपका क्या किया, आंदोलन किया, नमक मूवमेंट किया, सॉल्ट मूवमेंट किया। कहाँ पर? यूनाइटेड प्रोविंस में। यूनाइटेड प्रोविंस आज का उत्तर प्रदेश है, मोटा मोटी एक बात आप समझ सकते हो।
और इसमें इनको देहरादून जेल भेज दिया गया था। इन्होंने इंडिया के होम मिनिस्टर, जैसे कि आज अमित शाह जी हैं, उसी तरीके से 1955 से 61 तक होम मिनिस्टर बने रहे। और जो है टेन्योर दैट द स्टेट्स, और जब जो स्टेट का पुनर्गठन हुआ था, ठीक, जिसमें कमेटी बनाई गई थी ना, फजल कमेटी, इसके क्या कौन कौन से मेंबर्स थे उनके नाम बताइए। 1956 में आई थी ना, ठीक। एक तो कयम पनिक्कर थे, पूरा नाम बताइए। अच्छा, कौन कौन थे वो नाम बताइए आप लोग तीनों का। ठीक, कौन कौन सी कमेटी सबसे पहले पुनर्गठन के लिए बनी, और उसके मेंबर कौन कौन थे, वो सबके नाम बताइए कमेंट करके। लिंग्विस्टिक स्टेट पर जब हुई तब ये आपके होम मिनिस्टर थे, और होम मिनिस्टर जब थे तभी इनको भारत रत्न में मिल गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि माननीय अमित शाह जी को भी हो सकता है कि उनके होम मिनिस्टर के गृह मंत्री के कार्यकाल में ही हो सकता है भारत रत्न में मिल जाए। मतलब जस्ट इन कोइंसिडेंस हो सकता है, मे बी मिल भी सकता है, नहीं भी। और 7 मार्च 1961 को जो है इनका देवासान हो गया, और ये दुनिया से चले गए। ठीक, जीएस पेपर 2 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे अमेरिकी तालिबान के बीच में समझौते से रिलेटेड जो है कुछ न्यूज़ आई है, वो जानेंगे। और साथ ही साथ जो है क्या इसका आगे क्या हमें पढ़ना चाहिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। न्यूज़ चैनल बहुत है, लेकिन कंपटीशन को पास कराने के लिए जो है कुछ ही चैनल हैं हमारे जैसे। ठीक, तो आप लोग उनको सपोर्ट किया करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जो करिए जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि हम यूएस तालिबान डील जो ट्रंपो के टाइम पे हुई है उसकी हम समीक्षा करेंगे, और देखेंगे भैया जो तालिबान ने कहा भी है समझौते में, वो क्या वो पालन करेगा भी, या फिर कर सकता है या कि नहीं करेगा। ठीक, ये अभी जो बिडेन ने किया है, जो कि 46वें जो है आपके प्रेसिडेंट हैं कहाँ के, यूएसए के। ठीक, अच्छा, तालिबान यूएस तालिबान जो डील हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, दोहा में हुई थी। 4 पेज का पैक्ट है ये समझौता, और इसमें यूएस की तरफ से जो है जालमे खलीलजाद, और जो है तालिबान की तरफ से घनी, मुल्ला अब्दुल घनी बरादर, ये थे। ठीक है, और 29 फरवरी को हुआ था। इसमें यही था कि ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान। अगर बोले किससे संबंधित है, यूएसए तालिबान की आपस में समझौते से संबंधित है। और ये यूएस नाटो का ये था कि हम अपने ट्रूप्स वूप्स लेके अफगानिस्तान के बाहर निकल जाएंगे, और ताकि यहाँ पे फिर मतलब शांति बदहाली सब, मतलब शांति वांति का कार्य चालू होगा। और जैसे जैसे यूएस का विड्रॉल होगा यूएस के ट्रूप्स का, तो नाटो के जो है उनके ट्रूप्स भी कम हो जाएंगे 14 महीने में, जब भी ये डील साइन हुई है तब से। ठीक, तो फरवरी 29 को हुई थी, तब से होने वाली थी। लेकिन अब बिडेन ने कह दिया कि अभी हम ज़रा चेक तो कर लें, कि हम बोल रहे हैं कि हम तो अपने ट्रूप ले जाएंगे, लेकिन ये पता चला जैसे हमारे ट्रूप गए और ये तालिबान में फिर से चालू कर दिया, अफ़गानिस्तान की ज़मीन को जो है यूएस के खिलाफ यूज़ करना ना चालू कर दें, हम इसकी एक समीक्षा तो कर लें, ये कह रहा है कौन, जो बिडेन जी। ठीक, तालिबान जो है ये विल नॉट अलाउ एनी, मतलब यही देखना चाहते हैं कि मेन काउंटर टेररिज्म जो कमिटमेंट है तालिबान का, कि वो कभी भी यूज़ नहीं करेगा अपने मेंबर्स को, अपनी अलकायदा को, या फिर सॉइल ऑफ अफ़गानिस्तान की मिट्टी को, कि यूएस की सिक्योरिटी के खिलाफ। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग एनालिसिस करना सीख गए हो मेरे साथ में, रोज़ 6 बजे अगर करंट अफेयर देखते हो, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे पूरा मैप है। ठीक, कौन कौन से नेबरिंग स्टेट्स हैं, आज आज की जो है आपकी मैपिंग एक्सरसाइज एक तरीके से। एक तो देखो आपका एक तुर्कमेनिस्तान से जो है टकरा रहा है, दूसरा उज्बेकिस्तान से टकरा रहा है, तजिकिस्तान से टकरा रहा है, सॉरी, और उसके बाद जो है ये आपका चाइना से भी टकरा रहा है। ठीक, देखो यहाँ पे चाइना से, इंडिया से भी है, पाकिस्तान से भी है। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। साथ ही साथ आप एक अगर देखो तो यहाँ पे रेड जो है वो कौन है, तालिबान के कंट्रोल में है। तो आप देख रहे हो पाकिस्तान ये है, ईरान से भी टकरा रहा है यहाँ पर, पाकिस्तान ये देखो, यहाँ से देखो रेड 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 रेड। अभी जो ब्लैक है ये मतलब अनकन्फर्म्ड है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के पास भी हो सकता है, तालिबान के पास भी हो सकता है। अगर ये रेड रेड देखो, अगर पूरा ऐसे चलोगे आप, तो ये पूरा देखो देखो, तो एक तरीके से लाइन खिंच गई, और ये एक अलग से तालिबानी देश बना सकता है अपना। समझ रहे हो, ये वाला एरिया जो है। ठीक, तो ये सब मतलब एनालिसिस देखना चाहिए आपको इस तरीके से। अच्छा, ये जो है काला काला क्या है कि इस्लामिक स्टेट इन लोगों ने यहाँ पे बना लिया है। अगला जो हमारा न्यूज़ है वो क्या है आपकी, कि गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा बनी बांग्लादेशी सेना की टुकड़ी। ये पहला भी हुआ है अभी, अब 26 जनवरी को जो है क्या हुआ कि पाकिस्तान से मतलब जो है जब भारत देश आज़ाद हुआ तो क्या था आपका, डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक,
हल्का फुल्का डायग्राम लेकिन काम चला देगा। अब देखो, जब पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से, रेडक्लिफ जो था एक बंदा, उसने जो है बॉर्डर लाइन खींची हमारी। और इसके बाद जो है पाकिस्तान बना वेस्ट, पूर्व मतलब पश्चिमी पाकिस्तान। और बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, उसका पहले नाम क्या था? ईस्ट पाकिस्तान या फिर पूर्वी पाकिस्तान। ठीक। तो 1971 से पहले क्या हुआ कि इलेक्शन हुए। इलेक्शन में क्या हुआ कि ये वाला जो पूर्वी पाकिस्तान है, वो लोग, उसका एक लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी बेटी जो है शेख हसीना, वो इस समय वहाँ की प्रेसिडेंट हैं। ठीक। प्राइम प्रेसिडेंट है कि प्राइम मिनिस्टर, जरा कमेंट करके बताइए। तो क्या हुआ कि वेस्टर्न पाकिस्तान वाले अपने आप को ज़्यादा औलिया समझते थे। उन्होंने ये कहा कि भैया ये कह जीत गया, अब तो सत्ता इसके पास चली जाएगी। तो उन्होंने काफ़ी अत्याचार करना चालू कर दिया ईस्टर्न पाकिस्तान में। और वहाँ के लोग वैसे भी, मतलब वैसे तो पाकिस्तान का नाम था, मुस्लिम था रिलीजन, लेकिन बांग्लादेश, बंगाल, यहाँ पे जो कल्चरल, जो सांस्कृतिक तौर पे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है वहाँ की लैंग्वेज। वहाँ पे रिलीजन का गेम नहीं चलता है। कल्चरल में सबसे चीज़ है लैंग्वेज। तो बंगाली लैंग्वेज जो है वो एक दूसरे को जोड़ती है, बात समझना आप। ठीक। बहुत गहरी बात है। तो इसमें क्या हुआ कि ये लोग जो है इसको लाइक नहीं करते थे। बांग्ला मतलब पाकिस्तान सिर्फ जुड़े होने से नाम से नहीं होता है। ये लोग पश्चिमी पाकिस्तान और उनके अत्याचारों की वजह से, आर्मी के अत्याचारों की वजह से काफ़ी परेशान थे। तो इसमें इंडिया ने भी मदद करी। बांग्लादेश, बंगाली, यहाँ पे बंगाली जो थे पूर्वी पाकिस्तान में, उन्होंने मुक्ति वाहिनी बनाई। ठीक। मुक्ति वाहिनी, इसको मुक्ति फौज भी बोलते थे। इंडिया ने इसकी मदद भी करी। और जब मदद कर रहे थे तो भाई सीधी सी बात है, पाकिस्तान जो है इंडिया के ऊपर भी हमला करने लगा। अब देखो यहाँ पे ये अफ्रीका पड़ जाता है। ठीक। और ये इंडिया ने क्या किया, बहुत ही, मतलब इंडिया ऐसा लगता है सॉफ्ट पावर है, लेकिन वैसे बहुत ताकतवर है। आज के टाइम पे अगर कोई लड़ जाए बहुत निस्तानाबूद कर देंगे, सही बात तो है ये। उस समय भी देखो क्या किया। अब पाकिस्तान से जैसे कोई यहाँ पे मदद करने के लिए भेज रहा था पाकिस्तान, इधर ईस्ट पाकिस्तान की तरफ अपनी फौज वौज बढ़ाने के लिए, इंडिया जो है पूरी यहाँ पे मदद कर रहा था। तो यहाँ पे इंडिया ने क्या किया, यहाँ पे एक ब्लॉकेड बना दिया सबमरीन से। पूरी कहानी समझ लेना, मौज आ जाएगी एकदम। ठीक। तो यहाँ सबमरीन से ब्लॉकेड बना दिया। जो भी यहाँ से इनका जो है कोई भी जो है युद्धपोत या फिर जो है ये जा रहा था शिप विप, उसको यहीं पे ख़त्म कर देते थे इंडिया वाले। तो ये जो है ना इंडिया का जो ये अरब सागर में, इंडिया ने सबमरीन से जो है इसको ख़त्म कर दिया। इसमें एक गाजी नाम से एक पिक्चर भी आई थी, उसमें ये चीज़ दिखाई गई थी। ठीक। और ऑपरेशन गाजी या फिर मिशन गाजी ही बोलते हैं इसे। तो अब जब ये पाकिस्तान जो है, वेस्टर्न पाकिस्तान यहाँ से मदद नहीं भेज पा रहा था यहाँ, तो यहाँ पे जो है आपका वियतनाम में यूएसए बहुत अच्छा दोस्त था पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के दोस्त वहीं होते हैं क्योंकि जो कि पाकिस्तान भिखमंगे को जो है आपका पैसा देते हैं। ठीक। तो यूएसए उस समय पैसा उसे दे रहा था, तो उसके कटोरे में पैसे डाल रहा था। तो उसने फिर क्या कहा, तुरंत जो है वियतनाम में यूएसए की वॉर चल रही थी काफ़ी टाइम से। ठीक। सड़सठ अड़सठ से वॉर चल रही थी, तो पाकिस्तान ने फोन मिला दिया यूएसए को और कहा माई बाप मदद करो, क्योंकि जो है ये ईस्ट पाकिस्तान को जो अलग कर देगा इंडिया। तो इन्होंने, यूएसए ने तुरंत जाके आपका ये आपकी इनकी कौन सी थी, सिक्स्थ फ्लीट, इफ़ आई एम नॉट, सेवन्थ फ्लीट थी शायद शायद। ठीक। सेवन्थ फ्लीट थी। वो क्या है आपका एयर कैरियर, जो आपने बहुत बड़े बड़े युद्धपोत इनके देखे होंगे, जो है पानी के जहाज़ देखे होंगे जिसके ऊपर जो है हवाई जहाज, फाइटर जेट प्लेन रखे होते हैं, एयर कैरियर्स बोलते हैं उनको। तो वो जो है मूव कर दी इधर बंगाल ऑफ, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन क्या हुआ कि तुरंत इंदिरा गांधी जी ने जो है उस समय, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है पूरा। ठीक। यूएसए वर्सेस यूएसएसआर चल रहा था। यूएसएसआर आपका कम्युनिस्ट ब्लॉक था, मिलिट्री ब्लॉक था, और यूएसए आपका कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवाद, और यूएसएसआर जो था कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी था। तो जैसे ये पहुंचने लगे, तुरंत ही जब इंदिरा गांधी जी को पता लगा कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। अब ऐसा नहीं होता है कि युद्धपोत यहाँ चला और तुरंत ही जो है 2 घंटे में पहुंच गया। काफ़ी टाइम लगता है, बहुत बड़ा सागर है ये। ठीक। इंडिया, वो पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन में आ रहे थे। तो क्या हुआ कि इंदिरा गांधी तुरंत पहुंच गई यूएसएसआर के पास। उन्होंने जो है वहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन कर लिया कि अगर हम तुम फ्रेंड हैं, अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो वो हमारा भी एनिमी है, आपका भी एनिमी है। ठीक। तो यूएसएसआर ने तुरंत हाँ कहा ठीक है। और जैसे ही ये बात पता चली कि ऐसा होने वाला है, यूएसए ने अपनी सेवन्थ फ्लीट वापस कर ली। तो इस तरीके से जो है पूरा इंडिया वालों ने जो है पाकिस्तान को 13 दिन में ही हरा दिया। बहुत ही शर्मनाक इन लोग को हराया था। फिर भी पता नहीं क्यों बार बार चले आते हैं मुंह उठा के। ठीक। तो अभी बताता हूँ उसके आगे क्या भी रीज़न क्या है फिर से। तो और 16 दिसंबर को, समझिएगा, 16 दिसंबर को जो है
पश्चिमी पाकिस्तान के 93,000 93,000 जो सैनिक थे उनको अनकंडीशनल उन्होंने सरेंडर कर दिया कि हमारी कोई भी कंडीशन नहीं है, हमको बस बख्श दो। मतलब इतने कमज़ोर और इतने लोग हैं, मतलब 93,000 सैनिक ने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, लड़ना ही नहीं चाहा। इतने बड़े तो बुज़दिल थे ये लोग। ठीक। अब जब इनको मतलब फिर उसके बाद जो है इंडिया ने बांग्लादेश को अलग एक राष्ट्र बनाने में हेल्प करी उनकी मुक्ति बाहिनी ने। और इंडिया ने ये नहीं किया कि वो कब्जा कर ले तुरंत जाके। इंडिया ने उनको वहाँ के लोगों को, शेख मुजीबुर रहमान को जो है वहाँ का जो है सबसे बड़ा लीडर बना के किया, उनको अपना एक अलग देश बनाने दिया। तभी आज जो है हमारी इतनी अच्छी उनसे दोस्ती है। और जो है रिपब्लिक डे पे हमने उनको बुलाया भी था। इससे पहले जो है फ्रांस, यूएई की भी एक मिलिट्री वाले लोग आ चुके हैं जो इन्होंने किया था। इस बार बांग्लादेश से आए थे। और मिलिट्री के जो बांग्लादेश के लोग आए थे वो नेवी, आर्मी और आपका जो है एयरफोर्स तीनों से ही थे। ठीक। अब देखो पाकिस्तान जब ये मुंह की खा गया 1971 में, ठीक है, और तो उसके बाद उसने अब क्या किया, उसको पता चल गया कि जो है हम डायरेक्ट तो जीत नहीं सकते, तो उसने वहीं कारगिल में धीरे से घुसपैठ कर लो, यहाँ पे टेररिज्म करो कुछ, उसको जो है कोई डायरेक्ट लड़ नहीं सकते तो जो है तुच्चा ही बोता रहो। तो इन लोग की एक मतलब वो है एक फिलॉसफी है, समझ सकते हो, या फिर स्ट्रेटजी इसको बोलते हैं गजबा ए हिंद, या फिर गजबा हिंद तो नहीं, मतलब उनकी फिलॉसफी है कि ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट्स। ठीक। डायरेक्टली मत लड़ो, लेकिन धीरे धीरे उनको जो है कहीं ना कहीं चोट पहुंचाते रहो, कमज़ोर बनाते रहो। तो उसी का एक कई सारे इनके वो हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में इंस्टेबिलिटी करो, नक्सलियों को सपोर्ट करो चाइना के थ्रू। ठीक है। और अपना जो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी सपोर्ट करो। जो है बाकी लोग को, जो एयू खान थे जिन्होंने आपका न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, उन्होंने जो है हर जगह इसको बांटने की कोशिश करी जी इंडिया के खिलाफ़ किया जाए। तो ये पूरी कहानी है। और जो है मतलब मुझे लगा कि मतलब ये इंटरलिंकिंग का महत्वपूर्ण जो पूरा मैंने आपको समझाया ये था। ये न्यूज़ में ये नहीं पूछेगा कि बांग्लादेश आया, ये पीछे की पूरी स्टोरी से रिलेटेड आपने सुन लिया। तो अब इससे कुछ भी आप पढ़ोगे तो आपका बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका होगा कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। यही होती है वाई एनालिसिस और इंटरलिंकिंग का एक्सरसाइज। ठीक। तो अब यही सब चीज़ें बताई गई हैं कि इन्होंने पेट्रियाटिक सॉन्ग भी बजाया गया शेख मुजीबुर रहमान के लिए, जो कि पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक। फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है। ये थर्ड टाइम है, इससे पहले फ्रेंच और यूएई के ट्रूप्स आ चुके हैं। 16 दिसंबर को जो है इंडिया ने विक्ट्री करी थी पाकिस्तान के ऊपर, उससे रिलेटेड है 93,000 ने वो कर दिया था। ठीक। और मुक्ति बाहिनी जो है वही उनकी फ़ौज थी जिन्होंने वॉर ऑफ लिबरेशन, मतलब लिबरेशन किया था अपना स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। और इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं। ये आपके सभ्यता, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों पर आधारित है। और मतलब सेम विरासत विरासत सब अच्छी बातें हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोनों के लिए ही जो है राष्ट्रीय गीत लिखा 1905 और 1911 में। 1905 में आपको याद होगा जो बंगाल का जो विभाजन करने की बात कही गई थी। ठीक। 1911 में आप लोग को याद होगा कि लॉर्ड हार्डिंज जो थे उन्होंने कोलकाता से जो है आपका उठा के दिल्ली को वो बना दिया था, कैपिटल बना दिया था। ठीक। ऐसे मतलब याद किया करो। बांग्लादेश जो है कि जो और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती है मिलिट्री की, जो आर्मी की एक्सरसाइज उसका नाम है संप्रीति, जो नेवी की है वो मिलन है। ठीक। बांग्लादेश जो है एशिया में, मतलब साउथ एशिया में इंडिया का सबसे बड़ा जो है ट्रेड पार्टनर है। ठीक। और इंडिया ने अभी बांग्लादेश के साथ में मिलके हल्दीबारी जो है रेलवे लिंक को रिस्टोर किया है, हल्दीबारी और चिलाहटी। ठीक। क्योंकि बांग्लादेश के बीच में पड़ जाता है, अभी दिखाता हूँ उसके साथ में, मैप के साथ में। और जो है 1160 मेगावाट जो है बांग्लादेश आयात करता है। कहाँ पर? बांग्लादेश में आयात करता है इंडिया से पावर। हम देखो ये सब जो ये क्या हुआ कि इंडिया वालों को अगर जैसे मान लीजिए त्रिपुरा जाना है तो पूरा घूम के ऐसे आके फिर जाना पड़ता है। तो अगर ये सीधे हम लोग को यहाँ एंट्री मिल जाए तो कितना अच्छा है। ये वाली बात है। ठीक। अच्छा, यहाँ पे आज आप लोग को जो है बांग्लादेश का ये सुंदरबंस है, ये सब तो चीज़ आपने देख रखी है ना। ये म्यांमार हो गया, डायरेक्टली इंडिया जो है इधर से नहीं टच करता है, नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉन्क्ड हो गया एक तरीके से। ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, हमारा अगला जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 से, वो है आपका सेंटर ने प्लान किया है कि हरित कर लगाने की योजना बनाने की। ठीक। इसमें सिंपल सी बात है, नितिन गडकरी जी जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के हैं, उन्होंने ग्रीन टैक्स लगाने की बात करी है पुराने व्हीकल्स पे, ताकि पोल्यूशन को कम कर सकें, इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ बनाएं। और इसके लिए जो है स्टेट से कंसल्टेशन, विचार परामर्श ये सब चल रहा है। और उन्होंने हामी भर दी
तो जो है इस पे आगे कदम उठाए जाएंगे। अब देखिए क्या है कि ओल्ड व्हीकल जो होते हैं वो हालांकि होते तो कम हैं नंबरों में, लेकिन वो प्रदूषण ज़्यादा करते हैं, कार्बन एमिशन ज़्यादा करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग, इन लोगों ने क्या कहा है कि हम एक ग्रीन टैक्स लगा देंगे। ठीक, इसी तरीके से अभी क्या क्या कैटेगरी बताऊंगा, ग्रीन टैक्स लगा देंगे, इसका अलग से पैसा रखा जाएगा जिससे रिलेटेड जो है इन्वायरमेंट को जो है बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी लाने के लिए इसमें काम किया जाएगा। साथ ही साथ जो है इसमें आपका जो है टैक्स वैक्स भी आपको मिलेगा, रिवेन्यू मिलेगा। ठीक, आपकी जो है कई सारी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं, कार मेकिंग कंपनीज हैं, इन सबको भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक, नई सी नई कार लोग जो है खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि 8 साल पुरानी जो कार्स हैं उन पे जब तुम जाओगे फिटनेस विटनेस कराने के लिए कार का, कमर्शियल वाली जो व्हीकल्स हैं, कमर्शियल व्हीकल जो टैक्सी वैक्सी में चलती हैं, उनका फिटनेस कराने जाओगे तो ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। ठीक, जब फिटनेस कराने जाओगे आप, रिन्यूएबल कराओगे, ठीक, नवीनीकरण। और इसके साथ ही साथ क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या फिर हाइब्रिड व्हीकल, यानी कि आप जब चाहो, जैसे कि आप मान लो कि पेट्रोल भी यूज़ कर रहे हो और आप एथनॉल का भी यूज़ कर रहे हो, या फिर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो ये हाइब्रिड व्हीकल होती है, मिक्स जब होता है तो इस टाइप की व्हीकल्स को भी आप खरीदना चाहोगे। क्यों? क्योंकि ये वाले जो है ग्रीन टैक्स से एग्जेम्प्ट हैं। ठीक, समझ रहे हो, ये कर नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो है जो एग्रीकल्चर में जो व्हीकल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, कंबाइन हो गया, ये सब जो है इन पे भी छूट है, इनके ऊपर भी कोई ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक, साथ ही साथ जो आपकी जो पर्सनल कार्स होती हैं, इन पे जो है 15 साल का टाइम है। जैसे कि आपका कमर्शियल व्हीकल टैक्सी वैक्सी में कितना है, 8 साल का है, इन पर जो है 15 साल का टाइम है। उसके पुरानी अगर होगी आपकी व्हीकल तो आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा जब भी आप चला ये मतलब करोगे, नवीनीकरण करोगे इसका। ठीक है, और साथ ही साथ जो है इसमें ये देखा गया है कि जो कमर्शियल व्हीकल हैं टैक्सी वैक्सी, ये हैं तो सिर्फ 5%, लेकिन ये 60 से 70% तक जो है उत्सर्जन करते हैं, मतलब एनवायरमेंटल को मतलब ख़राब करते हैं ये, 60 से 70%। अब देखिए इसमें मैंने जो पढ़ रहा था मुझे ये समझ में आया, आप लोग को भी समझ में आना चाहिए एनालिसिस करने के लिए, कि टैक्सी 5% सिर्फ 60 से 70, तो हो सकता है कई सारी ऐसी कमर्शियल व्हीकल्स हों जिनको टैक्सी में वो लोग मतलब आ ही ना रहा हो। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। कई लोग होते हैं ना टैक्सी नहीं, वो पीली प्लेट की जगह सफ़ेद प्राइवेट के तरीके से दिखा के टैक्सी का काम करते रहते हैं, तो ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक, इसमें ये सब बताया 8 साल से। और अच्छा कितना लगेगा, ये लगेगा रोड टैक्स जो भी आप देते हो उसका 10 से 25% लगेगा, अलग से कुछ नहीं हो रहा है। मान लीजिए रोड टैक्स आपका जो है 100 रुपये है, तो वहाँ पे अलग अलग गाड़ियों पे अलग अलग टाइप से है, तो 10% लगा तो 10 रुपये हो गया। रोड टैक्स का जो है 10 से 20-25% तक जो है टैक्स लगाया जाएगा। पर्सनल व्हीकल जो है, पर्सनल व्हीकल का 15 साल, ठीक, कमर्शियल व्हीकल का 8 साल। हाइयर ग्रीन टैक्स लगेगा जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, 50% तक पड़ेगा। पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है जैसे सीएनजी बसेज है और ये सब हैं, इन पे लोअर ग्रीन टैक्स लगेगा। और डिफरेंशियल टैक्स होगा, पेट्रोल और डीजल पे अलग अलग जो है टैक्सेशन लगाया जाएगा। टाइप ऑफ व्हीकल कैसा फ्यूल यूज़ कर रहे हो उस पर भी होगा। आपका सीएनजी वीएनजी ये सब जो है एग्जेम्प्टेड है। जो भी रेवेन्यू कम होगा कल जो मिलेगा इससे, जो भी राजस्व मिलेगा ग्रीन टैक्स से, उसको पोल्यूशन से लड़ने के लिए जो यूज़ किया जाएगा, स्टेट्स को स्टेट ऑफ द आर्ट एमिशन मॉनिटरिंग कराई जाएगी। व्हीकल जो एग्रीकल्चर में होते हैं वो नहीं एग्जेम्प्ट होंगे। ठीक, मैं दोबारा आपको रिवाइज भी करा दे रहा हूँ ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए सब कुछ। बेनिफिट इसका यही है, एनवायरनमेंट को कम डैमेज होगा, आपका पीपल जो है अच्छी अच्छी व्हीकल्स और लेस पोल्यूटिंग करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल भी लगेगा कि जो पोल्यूट कर रहा है उसी के ऊपर जो है वो पे भी करे। ठीक, 5% है टैक्सी वाले, लेकिन 60-65-70% वहीकुलर पोल्यूशन करते हैं, मतलब व्हीकल से होने वाले प्रदूषण को में अगर देखा है तो 5% सिर्फ जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वहीं जो है 65 से 70% कर देते हैं, ये वाली बात है। ठीक, और भी 2000 कॉन्स्टिट्यूट जो करते हैं, 2000 से अगर देखा जाए तो 1% ऑफ टोटल फ्लीट जो है आपकी बट कंट्रीब्यूट्स। अच्छा 2000 साल जो है उससे पहले की जो है, अब इस समय जो है सिर्फ 1% है व्हीकल्स, लेकिन वो 15% तक करते हैं, और जो इतनी मॉडर्न है वो कम, उतनी जो है पोल्यूशन कम करती हैं। ठीक, समझ में आ गई पूरी चीज़। अब देखिए यहाँ पे नया जो अगली जो न्यूज़ है वो क्या है आपकी, कि एम सैंड पॉलिसी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो है इसको राजस्थान गवर्नमेंट ने हामी भर दी है और कहा है कि हम इसको लाएंगे।
इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड सैंड होता है। अब मैन्युफैक्चर्ड सैंड क्या होता है समझ लो पहले। कई सारे जो मिनरल्स हैं या फिर जो आपके बोल्डर्स हैं, पत्थर होते हैं बड़े बड़े, उनको क्रश किया जाता है। ये कौन से मिनरल्स, जैसे कि आपके जो है अलग अलग टाइप के मिनरल्स हैं, उनको क्रश करके बहुत छोटा छोटा बना दिया जाता है, और जिससे कि वो जो बजरी का यूज़ हो रहा है पहले, रिवर बेड सैंड भी इसको बोलते हैं, उसकी जगह मैन्युफैक्चर्ड सैंड को यूज़ किया जाता है। ठीक, ताकि जो है ये रिवर बेड जैसे है, मान लीजिए ये पानी इसमें चल रहा है, आप इसको खोदते जा रहे हो, खोदते जा रहे हो, यहाँ से बालू वालू निकाल के, बजरी वजरी निकाल के जो है कंस्ट्रक्शन में लगा रहे हो, तो ये क्या होता है, ये इक्वेटिक इकोलॉजी जो होती है, इक्वेटिक इकोसिस्टम जो होती है, उसको बहुत नुकसान करती है। कभी कभी ग्राउंड वाटर जो है आपका रिचार्ज नहीं हो पाता है। ठीक, उसमें पोल्यूशन होने लगता है। ज़्यादातर जो है फ्लड प्लेन्स, फ्लडिंग होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक, ये इसमें मेंशन नहीं है इसलिए मैं अलग से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। रिवर बेड बजरी का जो है उस पर डिपेंडेंस भी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, एम सैंड जो है पॉलिसी अभी किसने, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसमें हामी भर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है बैन कर दिया था, नदियों के तल पर अवैध खनन पर रोक लगा दी थी 2017 में। अब इस तरीके की पॉलिसी दो, मतलब ऑल्टरनेटिव दो, तो लोग भी जो है वो हो जाएंगे। ये गेम चेंजर हो सकता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और ये एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ेगा, वेस्ट जो है कम जनरेट होगा, और ये लॉन्ग टर्म अल्टरनेटिव होगी बजरी के लिए। ठीक, पॉलिसी जो है ये आपकी, ये नवीन नीति निवेशकों, जो मतलब नए लोग हैं वो मतलब अगर चाहते हैं तो एम एम सैंड वाली यूनिट्स को में पैसा लगाएं, उनके लिए प्रोत्साहन करेगी गवर्नमेंट। और जो है ये क्रश वश करके बढ़िया से कंस्ट्रक्शन वर्क्स में जो है, ये एक्चुअली एम सैंड जो है ये अच्छी भी ज़्यादा है बजरी से, ऐसा बताया गया है इसमें। क्यों भी है, क्यों है ऐसा अभी बताऊंगा। ठीक, इसमें क्या है कि ये इन्वायरमेंटल को तो हेल्प करेगी ही करेगी, साथ ही साथ पब्लिक में भी फेथ आ जाएगा कि भैया एम सैंड यूज़ करो, ये ज़्यादा अच्छी है कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक, क्यों नीड हुई है, क्योंकि 70 मिलियन टन जो है हर साल करीबन जो है आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सैंड की, यानी कि रेत की जो है ज़रूरत पड़ती है। अब इतना जो है, अगर आप पूरी रिवर बेड को इसी से माइनिंग, इलीगल माइनिंग करते रहोगे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे, जो मैंने आपको पहले बता दिए। ठीक, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव और इजी आसान जो है ऑल्टरनेटिव है रिवर सैंड को, जो पीपल ऑफ राजस्थान उनके लिए। ठीक, अच्छा, लोकली जो मिलते हैं जो भी मिनरल, उन्हीं को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये नहीं है कि राजस्थान में चाहिए एम सैंड तो तमिलनाडु से उठा के ला रहे हैं। ठीक, डिपेंडेंसी रिवर सैंड पे कम हो जाएगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है राजस्थान में ज़्यादा होंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। एम सैंड क्या होता है, एक तरीके से मिनरल और जो बल्डर, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, उनको तोड़ के बनाया जाता है। आईएस कोड है इसका 383 से रेशियो आपका 2017 वाला। और एम सैंड जो है ये किससे, लोकली अवेलेबल मटेरियल जो है। ठीक, वैसे ही मतलब राजस्थान में ही जो है, अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है तो वहाँ पे ग्रेनाइट हो गया, कॉर्टाइल हो गया, बासाल्ट हो गया, सिलिका हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, यानी सैंडस्टोन हो गया, तो इन्हीं को जो है क्रश करो और जो एम सैंड बना के भेज दो। जो एम सैंड, अच्छा एम सैंड निर्मित कैसे होता है, इसका साइज़ 150 माइक्रोन के बराबर होता है। और क्रश इसको जो है, जो भी मटेरियल क्रश करके आप बना लोगे। मान लो नमक होता था पहले, नमक देखा होगा आप लोगों ने, कई लोगों ने, वो रॉक सॉल्ट होता था। ठीक, उसको क्रश कर दो, छोटे छोटे नमक के दाने हो, जैसे अभी खाते हैं ना हम लोग, वैसे हो जाएगा। तो वैसे ही एम सैंड भी हो जा रहा है, बड़े बड़े उसको तोड़ के। और ये डिफरेंट बेसिस होता है, इसका कंपोजिशन भी अलग होता है। उसको सेग्रीगेट भी कर सकते हो, अलग अलग जो चाहिए कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप उसको उस हिसाब से यूज़ कर लो। इसको जो है वॉश करके इम्प्योरिटीज विम्प्योरिटीज निकाल दो, ताकि ज़्यादा ड्यूरेबल रहे, ज़्यादा टाइम तक टिकाऊ रहे और आदर्श सामग्री बन सके। ठीक, तो इसी प्रकार से आज जो है, आज का जो है ये वाला आखिरी टॉपिक हमारा आ गया है, जो ये बताता है कि भैया इंटरनेट को का मतलब जो है आप सस्पेंड कर रहे हो एक पुराने, मतलब बहुत ही कम यूज़ होने वाले एक्ट से रिलेटेड। ठीक, इंटरनेट को एक कदाचित प्रयोग में लाए गए विशिष्ट अधिनियम के तहत निलंबित किया गया। आप देखिए अभी क्या हुआ दिल्ली में, आप लोगों ने देखा है फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, और उससे पहले जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था। तो उस समय भी और अभी भी क्या हुआ, इंटरनेट को बंद किया गया। ठीक, समझिएगा, बेसिक बता रहा हूँ। इंटरनेट को बंद किया गया, किसने बंद किया, कौन बंद कर सकता है, होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, सेंट्रल यानी केंद्र के लेवल पे, और आपका जो है स्टेट में भी होम सेक्रेटरी ही कर सकते हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, हो यूनियन होम सेक्रेटरी, और ये वो, इनको जो है नए रूल्स लाए गए, कौन से, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंतर्गत। ये 1885 में बना हुआ है, बहुत ही पुराना है। अच्छा, 1885 में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बनी थी। ठीक,
इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बनी थी 1885। तो उसी साल जो ये एक्ट आया है, इसी के अंतर्गत जो है ये डेलीकेटेड जो है सबऑर्डिनेटेड जो है आपका रूल बनाया गया 2017 में केंद्र सरकार ने बनाई। और उसमें उन्होंने कहा कि होम सेक्रेटरी जो है आपका यूनियन पे और स्टेट लेवल पे ये आपके जो इंटरनेट की सेवाएं बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें इसमें समझो कि कॉल की रिकॉर्डिंग टैपिंग भी कर सकते हो आप कि कौन क्या बात कर रहा है, और इन टैपिंग कर लो कुछ, मतलब किसी को कॉल ना मिलाने दो या फिर इंटरनेट रोक दो, ये सब कर सकते हो। सबके पीछे अब रोकने के कारण क्या है भाई साहब, रूल्स में क्या बताया गया है कि पब्लिक इमरजेंसी है, पब्लिक इंटरेस्ट है, और मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप ऐसा कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक। तो अब इसमें कई सारे जो है जैसे पुट्टू स्वामी केस के अंतर्गत ये बताया गया है कि भैया राइट टू प्रिवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है। तो कई सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन अब नेशनल सिक्योरिटी का भी एक रीज़न है। तो ये यूपीएससी और बाकी लोग भी जो है मेंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस साल शायद पूछा भी है, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस प्रिवेसी। इस पे जो है ऐसे भी आ सकता है, इस पे जो है क्वेश्चन पूछा सकता है, सारी चीज़ें। ठीक। इसमें क्या है, ड्यू टू पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी, कौन सा एक्ट है, और 1885 वाला एक्ट है, देख रहे हैं ये। ठीक। सर्विसेज टेलीग्राम पर जो है आपका, इसका पूरा नाम क्या है, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीग्राम सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज सॉरी, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017। ठीक। दिल्ली में सिटीजनशिप एक्ट के दौरान जो है पहले किया गया था। इंडियन टेलीग्राम एक्ट जो है आपका, टेलीग्राफ एक्ट सॉरी, ये वायरलेसली टेलीग्राफ, रेडियो कम्युनिकेशन, डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन, इन सब को रोकने के लिए है। इसमें कई सारे प्रिविलेजेस हैं, ओवरसाइड लाइसेंसिंग ये सब दिया जाता है इसी के एक्ट के अंतर्गत। और इसमें देखो यहाँ पे जो खतरनाक चीज़ है कि आप जो है भारतीय संविधान में परिभाषित शर्तों के तहत संचार और फोन लाइनों की निगरानी, अवरोधन मतलब इंटरसेप्ट तथा रिकॉर्ड करने के भी अधिकृत है। ठीक। तो ये वाली चीज़ है। और साथ ही साथ 1 अक्टूबर को लागू हो गया था, और बदलते टाइम के अनुसार जो है जैसे जैसे तकनीक या फिर जो है प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, उस हिसाब से इसमें कई बार संशोधन किया गया है, इसको सही किया गया है। इसकी जो धारा 5 सब क्लॉज 2 है, ये अलाउ करती है स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये प्रिवेंट कर सकता है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजिंग, नहीं कर सकते पब्लिक इमरजेंसी या फिर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी के लिए, ताकि जो है भारत की अखंडता और संप्रभुता और सुरक्षा के लिए बचाए रखना जा सके। ठीक। तो इस तरीके से आज का जो है हमारा फेवरेट पोर्शन आ चुका है, जिसका नाम है कौन बनेगा IAS PCS। इसमें पूछा गया है कि जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन, ठीक, इससे रिलेटेड जो है कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो क्या सत्य हैं कि नहीं, 2021 से हो रहा है। अच्छा देखिए, क्लाइमेट चेंज से, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो है कुछ 2-3 चीज़ें हैं। जैसे कि एक होता है मिटिगेशन, मिटिगेशन यानी कि शमन। दूसरा होता है अडाप्टेशन, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक, अनुकूल बनाना। और तीसरा होता है लॉस एंड डैमेज। ये एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन लिख लेना है इसे आप लोग, लॉस एंड डैमेज। तो मिटिगेशन क्या क्या है, जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है, तो हम क्या करो, कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने ही ना दो, उसका उत्सर्जन ही ना हो। तो ये मतलब रूट कॉज को ही ख़त्म कर दो, तो उसको बोलेंगे मिटिगेशन। अब जो भैया कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है एटमॉस्फेयर में, अब 200-300 साल तक रहता ही है, तो उसकी वजह से जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो हमें हमारे जीवन में एग्रीकल्चर को, हर चीज़ को रेजिलियंट बनाओ, मतलब उससे हम अडाप्ट कर सकें जो ऑलरेडी वो जो है चीज़ें हो चुकी हैं, तो उसको बोलेंगे अडाप्टेशन। और लॉस एंड डैमेज क्या होता है कि आपका जो भी नुकसान हुआ है डेवलप्ड यानी कि विकसित देशों के जब भयंकर तरीके से कार्बन के उत्सर्जन करने की वजह से जो ऑलरेडी लॉस हो चुका है, उस लॉस के जो उस डैमेज की वजह से जो है, जो भी उसकी भरपाई करनी चाहिए डेवलप्ड यानी कि विकसित देशों को। और ये कौन से देश हैं, जैसे कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका जो है लॉस एंड डैमेज का भरपाई करें। ठीक। तो ये कुछ टर्मोलॉजी है, अलग अलग भी पूछ सकता है आप लोगों से, तो आप लोग जो है आंसर अब जरूर कर लोगे ना, कि नहीं कर लोगे, बताओ, हाउ इज़ द जोश। ठीक। तो देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 21 जनवरी 2021 को भारत सरकार द्वारा जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, भारत ने नहीं करी है, किसने करी है, कमेंट करके तुरंत बताओ, फिर उसके बाद आंसर देखना नीचे, ठीक, पॉज करो। ठीक। अब देखो इसके बाद दूसरा क्या है कि यह शिखर सम्मेलन ऑनलाइन माध्यम से किया गया, CES ऑनलाइन भी इसको बोला गया है। इस ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। इस शिखर सम्मेलन में UNFCCC के COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के माध्यम सतत गति तथा जलवायु आपातकाल
के मार्गदर्शन समाधानों का प्रदर्शन किया गया। सस्टेनिंग मोमेंटम इमरजेंसी क्लाइमेट इमरजेंसी इनके लिए। ठीक, COP 26 कहाँ हो रहा है ये आप लोग को बताना है, ठीक है ना। अच्छा, कहाँ हो रहा है ये तो आप लोग पता ही चल जाएगा। अब क्यों? क्योंकि नीदरलैंड्स में हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा है। और COP 26 पे ही के अंतर्गत हो रहा है ये आपका क्लाइमेट एडाप्टेशन समिट, यानी कि जो है जलवायु अनुकूलन शिखर। ठीक है, और ये क्लाइमेट रेजिलिएंट वर्ल्ड को बनाना चाहता है। वही चीज़ है कि रेजिलिएंट कर लो अपने आप को, जो भी आवश्यक मतलब प्रत्यास्थ विश्व के लिए जो है कार्य मतलब काम हो रहा है इसके लिए। आगे जो है आकाश NG यानी कि न्यू जनरेशन मिसाइल से संबंधित कुछ स्टेटमेंट गलत वाला आपको बताना है। पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि हल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इसने सफल जो है इसमें यहाँ पे प्रक्षेपण किया किसका? आकाश NG यानी न्यू जनरेशन मिसाइल का। तो देखो साफ पता चल रहा है DRDO ये काम करता है मिसाइल विसाइल का, तो कैसे हो जाएगा। अच्छा, प्रोजेक्ट 75 क्या है आप लोग बताइए। प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? डिफेंस से संबंधित है, इतना हिंट देता हूँ। ठीक, अब देखो ये जो है कहाँ से लॉन्च किया गया था? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, मतलब चांदीपुर नाम से है, वहाँ से हुआ था ये। ठीक, चांदीपुर को UPSC ने क्या इनडायरेक्टली पूछा था, चांदीपुर में यूनिक फीचर है, उससे रिलेटेड पूछ लिया था। अब ये न्यूज़ में सब लोग डिफेंस और ये मिसाइल विसाइल पढ़ रहे थे, कहाँ से हुआ उसने लोकेशन से उठा के उस लोकेशन का यूनिक फीचर से क्वेश्चन बना दिया, और लोग जो है किताबें में ढूंढते रहे। अब उस क्वेश्चन की वजह से लोग जो है हज़ार हज़ार पेज और पढ़ लेंगे, लेकिन ध्यान नहीं देंगे कि क्या किस तरीके से गाइडेंस के अंतर्गत पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे वाई इंटरलिंकिंग करके मैं आप लोगों को बताता हूँ, उस वैसे ही पढ़ना है। ठीक, वैसे ही UPSC क्लियर होगा आपको, चाहे क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड बहुत है, पूरी दुनिया की किताबें आप पढ़ नहीं सकते हो, वो पूछना भी नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप समझो और जो है जो चीज़ ज़रूरत है एग्ज़ाम को पास करने के लिए, इस जॉब के लिए, इस सर्विस के लिए, सॉरी, उसके लिए जो है आप लोग तैयारी करो। आकाश NG जो है नई जनरेशन है सरफेस टू एयर मिसाइल की। सरफेस टू एयर मिसाइल बोल रहा है, क्या सही है गलत है? टू बी, अच्छा ये तो आपको पता ही चल गया अब आंसर यहाँ पे। तो पहला वाला गलत है, वो गलत ही पूछा था गया था, इसलिए ओनली ये आंसर हो जाएगा। देखिए वाला तीसरा स्टेटमेंट सही है। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, मतलब ज़मीन से उड़ती है ऊपर जाके आकाश। न्यू जनरेशन इसका एम यही है कि इंटरसेप्ट कर सके। ठीक, आपका जो है लो RCS एरियल थ्रेट्स को, इंटरसेप्टिंग हाई मैन्यूवरिंग लो RCS राडार क्रॉस सेक्शन एरियल थ्रेट्स को जो है ऊपर उड़ के, कोई मान लीजिए मिसाइल आ रही है इंडिया की तरफ, तो उसको वहीं पे हवा में उड़ा दो। DRDO ने किया है इसको। ठीक, तो इस तरीके से आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप लोग हमारे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हैं पेड ग्रुप में, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है वो, टेस्ट सीरीज़ आपकी हो गई, स्टडी मटेरियल हो गया, डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप हो गया, ये सबका आप लोग फ़ायदा उठा के जो है बस गाइडेंस संभाल लीजिए। पर्सनल गाइडेंस अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 8564880530, 9696066089 पे कॉल करके आप एडमिशन लीजिए, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।